नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज मलोदी। आप देख रहे हैं न्यूज। नागरिकता कानून के खिलाफ क्यों भड़के हैं लोग? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। एडवोकेट अस्सलाम सैयद वालेकुम। रिजवान कैसे अहमद हैं का जनाब? बयान। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा से फाइनली पास हो गया। अब इसमें भी आप लोगों ने बहुत से चैनल्स को सुना होगा, तो अब 4-5 मिनट गरीब फेस टू फेस को भी दे दीजिए। मेरे इसमें 2 टेक अवेज हैं और बड़े सिंपल हैं। नो कंफ्यूजन, नो इफ एंड बट। पहला इसका टेक अवे ये है, जो अमेंडमेंट बिल में ये आया है कि 2014 से पहले 31 दिसंबर अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसीज जो वहां से इंडिया में एंटर करें हैं, उनको प्रेफरेंस देके सिटीजनशिप यहां की दे दी जाएगी। एंड इट इज नॉट इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। बड़ा सिंपल टेक अवे है। प्रेजेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ये मानता है कि जो इन मुल्कों से मुस्लिम्स वापस भारत आना चाहते हैं, हिंदुस्तान नहीं, भारत, वो अपने प्रेफरेंस का कोटा ले चुके 1947 में। और इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को यह लगता है कि वो लोग आकर इंडिया में सूनर और लेटर कोई ना कोई उनकी न्यूसेंस वैल्यू वो अपनी क्रिएट करेंगे इन एनी फॉर्म। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस टाइम लगता है। 1947 में बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हम तो देश सबका है, सेक्युलर है। बिल्कुल सेक्युलर है, मेरे लिए सेक्युलर है, भारतीयों के लिए सेक्युलर है, पर भाई हमने पूरी दुनिया का ठेका थोड़ी लिया है। मुस्लिम को यह तय करना पड़ेगा कि उनको पूरे दुनिया के मुसलमानों का ठेका लेना है या अपना खुद की जिम्मेदारी उठानी है। क्योंकि हम इसमें कभी कभी बड़ा छल करते हैं। कभी हम पैलेस्टीनियन को अपना मान लेते हैं, कभी हम रोहिंग्या की पैरवी करने लगते हैं। जब हमारे 10 रईस तेल शुदा मुल्क, जिनको अल्लाह ताला ने तेल दिया है, जब वो सबसे गरीब मुस्लिम मुल्क यमन पर जुल्म करते हैं, 50,000 आदमी मारते हैं, तब मुस्लिम कहता है कि हमें इससे मतलब नहीं। तो एक तो मुसलमान ये तय कर ले कि उसे पूरी दुनिया के मुसलमानों से मतलब है या नहीं है। एक चीज तय कर ले। ये नहीं कि अमेरिका ने मारा तो मतलब है, सऊदी अरेबिया ने मारा तो मतलब नहीं है। ये नहीं चलेगा। तो 1947 में हम लोग जो कहते हैं कि साहब हम तो हिंदुस्तान रुके, आजादी की लड़ाई लड़ी, खून बहाया, ये बड़ी डायलॉगबाजी होती है। तो भैया 2 देश ले तो लिए ना आजादी की लड़ाई पर हम लोगों ने यार। मैंने कब तक आजादी की लड़ाई का हम डुगडुगे बजाते रहेंगे? 2 देश ले लिए, सरिया ले लिया, चांतारा ले लिया, हरा झंडा ले लिया। कब तक आजादी की लड़ाई की हम दुहाई देते रहेंगे? बड़ी अजीब बात लगती है ये। और दूसरी ये कि जो लोग कहते हैं भाई हम तो इंडिया में रुके बाई चॉइस, ये गुमराह करते हो आप लोग सबको। अगर आपको मुस्लिम लीग ये बता चुकी थी कि हम देश का बंटवारा करेंगे, 2 नेशन थ्योरी हम लाएंगे, और एक और सुन लो, जनसंघ की 2 नेशन थ्योरी नहीं थी, वीर सावरकर की नहीं थी। जब सर सैयद अहमद 1885-86 में, 84-85 में शायद, जब उन्होंने तैयब जी को चिट्ठी लिखी थी और 2 नेशन थ्योरी की बात करी थी, तो वीर सावरकर शायद उस टाइम 2 साल के थे। तब से 2 नेशन थ्योरी चल रही है इंडिया में। तो जो लोग कहते हैं कि हम 2 नेशन थ्योरी के तो पक्ष में नहीं थे, देखिए साहब हम तो हिंदुस्तान रुके, मुसलमान जो कहते हैं, अरे भाई 1946 में तुम मुसलमानों ने, हमारे बाप दादाओं ने, फिर मुस्लिम लीग को, जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिफरेंट इलेक्टोरेट का जो चुनाव हुआ था, इलेक्टोरल जो हमारे मुस्लिम्स की अलग सीटें डिक्लेयर कर दी गई थी, वहां तुमने, हमारे बाप दादाओं ने 90% सीटें मुस्लिम लीग को क्यों जिताई? नहीं जितानी चाहिए थी कि नहीं, हम मुस्लिम लीग की 2 नेशन थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते, देश ही ना पड़ता, मुस्लिम लीग चुनाव हार जाती। हम मुसलमानों ने, हमारे बाप दादाओं ने मुस्लिम लीग को 1947 में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बना दिया। और कब बना दिया? जब वो ऑलरेडी कह रहा था कि हम हिंदुस्तान का बंटवारा करेंगे। तो भाई तुम भले पाकिस्तान, बांग्लादेश जाओ या ना जाओ, देश के बंटवारे के खून के छींटे तो तुम्हारे ऊपर भी पड़ते हैं, मेरे बाप दादा के ऊपर भी पड़ते हैं, मेरे नाना नाना के ऊपर भी पड़ते हैं, भले वो पाकिस्तान नहीं गए,
लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग की मुखालफत क्यों नहीं करी, क्यों वोट करा मुस्लिम लीग को? तो एक ये कुल मिला के बात है, हम अपने हक का कोटा, हम अपना वरदान ले चुके हैं इस देश से। अब जो भी हमें मिल रहा है भैया, ये था, मैं तो कहता हूं थैंक यू वेरी मच टू हिंदूज। अरे यार, हिंदुओं को कोई एक जगह दोगे चैन से, कोई एक देश दोगे? यहां पे सेकुलरिज्म का नाटक शुरू हो जाता है और हर जगह इस्लाम जिंदाबाद, शरिया जिंदाबाद, कोई देश कह रहे हैं क्रिश्चियनिटी जिंदाबाद, कोई देश कह रहे हैं जुडिज्म जिंदाबाद, कोई कह रहे हैं बुद्धिज्म जिंदाबाद। अरे इन गरीब हिंदुओं को तो भी कुछ दे दो भाई मुसलमानों, या कुछ भी नहीं दोगे, सारा हक खा लोगे उनका सेकुलरिज्म के नाम पर। तो इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को यह लगता है कि हम लोगों का अब हक नहीं है इस देश में वापस आने का, खत्म हो गई बात। अब दूसरी बात यह उठती है कि आम जनता को क्या लगता है। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन तो कोई सोचेगा कि रिजवान अहमद जनसंघ पे आरोप लगा रहा है। मेरे भाइयों, भले कोई आदमी बीजेपी को हिंदू वोट करे ना करे, 5% तो हिंदू मैंने मान लिया ऐसे जो रोज सुबह उठ के ढूंढते हैं कि मुसलमान ने कहां बलात्कार किया, मैं मानता हूं और मैं उनका बहुत विरोध करता हूं, खुला बोल रहा हूं, मैं विरोध करता हूं। लेकिन 95% सेक्युलर हिंदू से भी अगर आप अकेले अकेले पूछो कि भाई क्या आप नरेंद्र मोदी के इस फैसले से खुश हो, तो अलग अलग अगर आपसे वो दिल की बात बताएगा, भले वो कांग्रेस को वोट करता हो, वो यही कहेगा हाँ भैया ठीक करा, बाहर से हम मुस्लिम्स को इस कंट्री में नहीं आना चाहिए, वो अपना कोटा ले चुके हैं। ये बड़ी सिंपल बात है। दूसरी चीज, ये सवाल उठता है कि क्या हम न्यूसेंस सिर्फ हिंदुस्तान में कर रहे हैं और हम पे एक आरोप लगाया जा रहा है? हो सकता है ये आरोप, इसका भी एक आर्गुमेंट है। 55 मुस्लिम देश हैं, कम से कम 50 तो ऐसे होने चाहिए जहां सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, विकास हो, प्रोग्रेस हो और सेकुलरिज्म हो। वो अपनी माइनॉरिटीज को प्यार से रखते हो, पूरे अधिकार देते हो, तब तो हम कह सकते हैं यार देखो यार, पूरी कौम हमारी कितना अच्छी तरह डील करती है माइनॉरिटीज के साथ, और तुम हमें इंडिया में वापस नहीं आने दे रहे, सिटीजनशिप से तुमने हमें अलग निकाल दिया, एनआरसी लेके आए हो, या तो आप ये करो। अच्छा, इसके अलावा क्या हम अमेरिका में न्यूसेंस कर रहे हैं? आंसर इज यस। क्या हम इंग्लैंड में न्यूसेंस कर रहे हैं? आंसर इज यस। एक पाकिस्तानी आदमी, सुअर की शक्ल का बिल्कुल है, इंग्लैंड की सिटीजनशिप लिए हुए, एक बार प्लॉटिंग में जेल गया, फिर छोड़ा गया, क्या सुपर कंट्रीज हैं वो। फिर उसने आके 2 आदमियों का गला काट दिया 7 दिन पहले। क्या इंप्रेशन बनेगा तुम्हारा? क्या इंप्रेशन बनेगा कलमा पढ़ने वाले का? क्या इंप्रेशन बनेगा कुरान का, इस्लाम का? शर्म नहीं आती? हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये बैरिस्टर जाहिलिया सेकुलरिज्म की बात करता है। इसके विधायक ने महाराष्ट्र में रहते हुए ये बोल दिया था गणपति बप्पा मौर्य, तो उसको माफी मांगनी पड़ी थी। ये हाल है बैरिस्टर जाहिलिया का, जो सेकुलरिज्म की बात करता है, जो संविधान की दुहाई देता है। एक बार गणपति बप्पा मौर्य बोलने पे जो कौम का मुसलमान माफी मांगे, वो सेकुलरिज्म की बात करेगा, वो सेकुलरिज्म की दुहाई देगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। शर्म आनी चाहिए, डूब मरो हैं। और फिर कहते हो कि भाई बीजेपी हमें टारगेट कर रही है। अरे गणपति बाबा मौर्य बोलने पे क्या सॉरी बोला जाता है, माफी मांगी जाती है हैं? और सेकुलरिज्म, अरे सेकुलरिज्म के स्कूल से, पढ़ाई तो छोड़ो, सेकुलरिज्म जहां पढ़ाया जाता है उस स्कूल के पिछवाड़े से हम मुसलमान निकल के नहीं गए। पता है हम लोग को सेकुलरिज्म क्या होता है? जो सेकुलरिज्म की बात करता है उसे भाजपा का, आरएसएस का दलाल बोलने लगते हो, काफिर हिंदू बोलने लगते हो तुम लोग। तो मैं गवर्नमेंट के साथ हूं, और जो भी आदमी ये कह रहा है कि नहीं मुसलमानों को अलाउ करना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे। मैं अपराध की बात तो नहीं करता कि अगर ये जो इंडिया में लोग मुस्लिम अगर आएंगे और वो किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी में लिप्त पाए जाएंगे, तो उनसे पहले आप मेरे खिलाफ मुझे आप प्रोसिक्यूट करिएगा। है हिम्मत बैरिस्टर जाहिलिया में एफिडेविट देने की? है ये हिम्मत किसी आदमी में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने की? मुझे तो नहीं है, मैं तो साफ बोल रहा हूं। हाँ, सरदार के लिए मैं दे दूंगा, हिंदू के लिए भी मैं दे दूंगा, बुद्धिस्ट के लिए भी मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो इंडिया में आके एंटी इंडिया टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर बाहर से कोई मुस्लिम आएगा और एक भी इन्वॉल्व हो गया, तो क्या रिजवान अहमद उसके लिए एफिडेविट दे सकता है? बैरिस्टर जाहिलिया दे सकता है? तो मुसलमानों, अपने हित की सोचो, दुनिया भर का ठेका ना लो। ये देश सेकुलर है सिर्फ हमारे लिए, और वो भी बहुत बड़ा एहसान है, वो भी बहुत बड़ा एहसान है हिंदुओं का, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो सपा के हो, चाहे वो बीजेपी के हो। एहसान मानो और खुश रहो, और नेतागिरी ना करो दुनिया में। क्लियर? इतनी से बात बोलनी थी। जय हिंद, वंदे मातरम, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।